हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब को कवर करेंगे। पंजाब में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई उसका मुख्य कारण था एग्रेरियन अनरेस्ट। बट ये एग्रेरियन अनरेस्ट हुआ क्यों, ये जानने के लिए हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। हमने एंग्लो सिख वॉर को पढ़ते हुए देखा था कि पहले पंजाब जो है वो सिख एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बट 1849 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था और इस तरह लॉर्ड डलहौजी के रूल के दौरान पंजाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी का पार्ट बन गया। जब पंजाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पंजाब का सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है और पंजाब की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से वैसे तो 5 नदियाँ पास होती हैं, बट फिर भी कम रेनफॉल होने की वजह से इन एरियाज़ में लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वेस्टर्न पंजाब की ज़्यादातर लैंड बंजर पड़ी थी और यही रीज़न था कि वेस्टर्न पंजाब में बहुत ही कम लोग रहते थे। ऐसे में 1880s में चार्ल्स एचिंसन ने वेस्टर्न पंजाब की अनइनहेबिटेड वेस्टलैंड को वापस से इनहेबिटेट करने के लिए बड़े स्केल पर एक इरिगेशन स्कीम लॉन्च की। इन्होंने देखा कि इस एरिया में रिवर्स तो पहले से ही फ्लो कर रही हैं, ज़रूरत है तो बस इन रिवर्स को आपस में कैनाल्स के थ्रू कनेक्ट करने की। जिन जिन एरियाज़ से कैनाल पास होगी वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी और उन एरियाज़ में खेती बाड़ी की जा सकेगी। इस तरह जैसे जैसे कैनाल्स बनती गई, हर एक कैनाल के आसपास कॉलोनीज़ क्रिएट होनी शुरू हो गई जहाँ पर लोगों को रखा गया। इस तरह की टोटल 9 कैनाल कॉलोनीज़ बनाई गई। देखते ही देखते वेस्टर्न पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ता गया और अब सेंट्रल और ईस्टर्न पंजाब के लोग भी यहाँ पर जाकर बसने लगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस इरिगेशन प्रोजेक्ट में खर्चा बहुत हो गया था और इस खर्चे की भरपाई की गई यहाँ पर रहने वाले किसानों से। इन किसानों से हाई लैंड रेवेन्यू टैक्सेस वसूले गए और इन पर हाई इरिगेशन टैक्स भी लगाया गया। किसान इस बात से तो ऑलरेडी त्रस्त थे ही, उसके ऊपर से 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाब प्रोविंशियल असेंबली में एक नया बिल लेकर आई। इस बिल का नाम था पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल। इस बिल में कहा गया कि कैनाल सेटलमेंट्स में रहने वाले लोगों का उनकी लैंड पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो वो लैंड सीधे सीधे गवर्नमेंट की हो जाएगी और वो उस लैंड के लिए कोई भी विल नहीं बना पाएंगे। मतलब अपनी लैंड अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो नहीं दे पाएंगे। इस बिल में ये भी कहा गया कि कैनाल कॉलोनी रेगुलेशंस को ब्रेक करने वाले लोगों पर भारी पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन टैक्स जो पहले से ही बहुत ज़्यादा था उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस तरह इस पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल ने पंजाब की एग्रेरियन सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिस्कंटेंट क्रिएट कर दिया और इस पॉलिटिकल डिस्कंटेंट को एक सिस्टमेटिक प्रोटेस्ट में बदलने का काम कर रहे थे पंजाब के न्यूज़पेपर्स। पंजाब के कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई। इनमें से कुछ प्रमुख न्यूज़पेपर्स थे इंडिया, ऑब्जर्वर, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, पंजाबी, भारत माता और जंग सियाल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को तो ये सारे न्यूज़पेपर ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट इनमें भी मोस्ट वॉलेंटली क्रिटिसाइज़ करने में सबसे आगे थे पंजाबी और भारत माता। पंजाबी को पब्लिश कर रहे थे लाला लाजपत राय और भारत माता न्यूज़पेपर को पब्लिश कर रहे थे सरदार अजीत सिंह। इन दोनों न्यूज़पेपर्स से लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि देखते ही देखते लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह पंजाब के इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के लीडर बन गए और इस तरह एक एग्रेरियन एजिटेशन अब पॉलिटिकल एजिटेशन में बदल चुका था। सरदार अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय की गाइडेंस में लाहौर में एक सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की जिसका नाम था अंजुमन मोहिब्बन वतन, जिसे भारत माता सोसाइटी भी कहा जाता है। बट जल्दी ही गवर्नमेंट ने अपने रिप्रेसिव मेजर्स के चलते इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को दबा दिया। मई 1907 तक स्थिति ये थी कि पॉलिटिकल मीटिंग्स तक बैन हो चुकी थी। सभी बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया था और इन दोनों लीडर्स को, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन दोनों को बर्मा की मेंडले जेल में रखा गया था। बड़े लीडर्स की गैर हाजिरी में मूवमेंट कुछ समय के लिए थम सा गया था और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल को भी वापस ले लिया। इसके अलावा लैंड टैक्स और इरिगेशन टैक्स, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, उसमें छूट दे दी गई, जिससे लोग थोड़े संतुष्ट हो गए और अब कोई मुद्दा ही नहीं था जिसके खिलाफ लड़ाई की जा सके।
और जब मामला ठंडा हो गया तो कुछ ही समय के बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को भी जेल से रिलीज़ कर दिया गया। ये दोनों लीडर्स पंजाब में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फिर से खड़ा करना चाहते थे, बट अब पंजाब के लोगों में सरकार के लिए कोई नाराज़गी थी ही नहीं, तो इन्हें मास सपोर्ट नहीं मिल पाया और मूवमेंट फिर से स्टार्ट नहीं हो पाया। तो मास सपोर्ट तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी पंजाब के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो चुप बैठने वाले नहीं थे। 1912 में जब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई, तो इस ओकेज़न पर वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंज अपने काफिले के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। जब इनका काफिला दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, तभी इनके ऊपर एक बॉम्ब अटैक किया गया। इस बॉम्ब अटैक में पंजाब और बंगाल के रेवोल्यूशनरीज इन्वॉल्व थे। इस अटैक में लॉर्ड हार्डिंज तो बच गए थे, बट उनके सहयोगी मारे गए। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज के अगेंस्ट इस कॉन्स्पिरेसी को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। ये केस 5 लोगों के अगेंस्ट फाइल किया गया था। लाला हनुमंत सहाय, बसंत कुमार बिस्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी। लाला हनुमंत साई को कालापानी की सज़ा दे दी गई और बाकी के 4 को फांसी दे दी गई। ये थी डिटेल्स फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पंजाब की। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स दावा।